Good morning, students. Today's topic will be application of the determinants and matrices, and here we will discuss how to solve a linear system of linear equations by using the concept of determinants and matrices. टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मेन बात है कि वीडियो सभी को देखना है। अपनी क्लास अटेंडेंस आप कुछ बच्चे ही नोट कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में, सभी के लिए मैंडेटरी है। चलिए हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अर्लियर क्लासेस में हमने पढ़ा कि अगर टू वेरिएबल वाले लीनियर इक्वेशंस हैं, अगर हमारे पास a11 x1 प्लस a12 x2 इक्वल टू c1 या यहाँ लिख दिया हमने b1, a21 x1 प्लस a21 22 x2 equal to b2. This is a pair of equation in two variable x and y. इस पेयर ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है? जब x एंड y के जो कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट्स का रेशियो है वो इक्वल है। x1 का कोफिशिएंट a11 और सेकेंड इक्वेशन में x1 का कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट दैट इज a21 इक्वल टू x2 जो सेकेंड वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट a12 और सेकेंड इक्वेशन में कोफिशिएंट a22। दिस शुड बी नॉट इक्वल। दिस शुड बी नॉट इक्वल का मतलब ये हुआ कि अभी क्रॉस मल्टीप्लाई इन दोनों को कर दिया जाए तो यू विल गेट a11 a22 माइनस a21 a12 नॉट इक्वल टू 0 आएगा। इट मीन्स इसको सिंबलिक फॉर्म में स्टार्टिंग में जब हमने डिटरमिनेंट स्टार्ट किया था तो वहीं पे डिस्कस किया था कि सिंबलिक फॉर्म में इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। इस पोर्शन को सिंबलिक फॉर्म में हम ये लिखते हैं। दिस इज कॉल्ड द डिटरमिनेंट। दिस शुड बी नॉट इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट किसका? डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। विच मैट्रिक्स? ये मैट्रिक्स बनेगा x एंड y जो वेरिएबल है उनके कोफिशिएंट को यूज़ करके हम ये मैट्रिक्स बना रहे हैं। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड कोफिशिएंट मैट्रिक्स। मीन्स कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का यूनिक आंसर तभी एग्जिस्ट करेगा जब कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब कोफिशिएंट मैट्रिक्स का कोफिशिएंट मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। इफ़ कोफिशिएंट मैट्रिक्स is non-singular, then solution will be unique. Then solution will be unique. इस पेयर ऑफ एल्जेब्रिक इक्वेशंस को जो है हम मैट्रिक्स इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो नाउ मैट्रिक इक्वेशन विल बी कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो वेरिएबल हैं फर्स्ट रो में, फर्स्ट इक्वेशन में जो वेरिएबल है उनके कोफिशिएंट्स इनटू वेरिएबल मैट्रिक्स। मतलब कौन कौन से वेरिएबल है? दो वेरिएबल x1 और x2 इक्वल टू कांस्टेंट मैट्रिक्स b1 b2। दिस इज द कोफिशिएंट मैट्रिक्स। दिस इज अ variable matrix
this is a constant matrix. This is written as in shortcut form ax equal to b. A means this is a, x means is this, and b means this, constant matrix. अगर आपके पास 3 इक्वेशंस हैं, 3 वेरिएबल्स में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स है, जैसे कि ये हमारे पास हम ये देख सकते हैं, दिस, तो एक्स वाई जेड ये 3 वेरिएबल्स हैं, तो दिस बिकम वेरिएबल मैट्रिक्स, और इनके फर्स्ट रो में जो कोफिशिएंट्स हैं a1 b1 c1, दिस बिकम फर्स्ट रो ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स a2 b2 c2. सेकेंड इक्वेशन में एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स हैं, दीज एलिमेंट्स विल बी सेकेंड रो, विल बी द एलिमेंट्स ऑफ द सेकेंड रो इन द कोफिशिएंट मैट्रिक्स. a3 b3 c3, this will be the third element in the coefficient matrix. So this algebraic equation in the form of metric equation looks like this. ये आपको इस तरीके से ये मैट्रिक इक्वेशन आपका बन गया. अब इसको सॉल्व कैसे करना है? बोथ साइड हम लोग प्री मल्टीप्लिकेशन करेंगे, प्री मल्टीप्लिकेशन बाय ए इनवर्स. तो ए इनवर्स से जब आप प्री मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए इनवर्स ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, दिस एंड दिस ए इनवर्स ए बिकम आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वो दूसरे रिजल्ट को चेंज नहीं कर पाएगा, अफेक्ट नहीं कर पाएगा. तो हेयर एक्स इनवर्स एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी, दिस रिलेशन यू गेट. अब इस रिलेशन यहाँ तक पहुँचने के बाद आपको करना क्या है? आप ए इनवर्स फाइंड करिए. फाइंड ए इनवर्स बाय यूजिंग फार्मूला. कौन सा फार्मूला है इनवर्स? कल ही डिस्कस किया था हम लोगों ने, मतलब इस लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. एडजॉइंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए अपॉन डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स. यहाँ से आपने ए इनवर्स फाइंड किया, और जब आपके पास ए इनवर्स आ जाएगा देन आप x इक्वल टू ए इनवर्स बी, इसमें आप x की वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दीजिए. मेरे पास तो वेरिएबल मैट्रिक्स में केवल 2 ही वेरिएबल हैं, x1 x2. यहाँ पे आप इन्वर्स पुट कर दीजिए, ए इन्वर्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, और मैट्रिक्स बी की वैल्यू पुट कर दीजिए, और दोनों का प्रोडक्ट फाइंड, दोनों का प्रोडक्ट फाइंड कर लीजिए. जब दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा तो यू विल गेट कॉलम मैट्रिक्स ऑन द लेफ्ट साइड एंड आल्सो अ कॉलम मैट्रिक्स ऑन द राइट साइड. इस तरीके से एक कॉलम मैट्रिक्स आ जाएगा 2 by 1 2 by 1, और देन कंपेयर, क्योंकि बीच में इक्वल का साइन लगा हुआ है. जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको x1 का वैल्यू आ जाएगा, और जब कंपेयर करेंगे तो आपको x2 का वैल्यू आ जाएगा. दिस इज़ द प्रोसेस टू फाइंड द solution of system of linear equation using determinant value. और जैसे यहाँ पे ये आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, दिस एग्जांपल 2x minus 2y plus 3z, 2x minus 3x minus 2y plus 3z ये गिवन है. तो ये 2 minus 3 and 3, these are the coefficient of the variable x y z. These elements will be the first row of the coefficient matrix 3 minus 2 3. this आप देख लीजिए.
ये जो एलिमेंट्स हैं 3 -2 3, दीज 3 एलिमेंट्स जो कि एक्स वाई जेड के कॉफिशिएंट है फर्स्ट इक्वेशन के, वही एलिमेंट्स फर्स्ट रो के एलिमेंट्स बन गए कॉफिशिएंट मैट्रिक्स में। सिमिलरली सेकंड रो थर्ड रो आपने रेडी किया तो दिस बिकम कॉफिशिएंट मैट्रिक्स, दिस बिकम वेरिएबल मैट्रिक्स, एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल हैं, एंड दिस बिकम द कांस्टेंट मैट्रिक्स। देन आफ्टर आप इसका डिटरमिनेंट वैल्यू आपने फाइंड किया, आपने इसको डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड किया, और डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करने के बाद अब आप एडजॉइंट फाइंड करेंगे, और एडजॉइंट फाइंड करने के लिए आपको सभी एलिमेंट का को फैक्टर निकालना होगा। जो A11 एलिमेंट है उसका को फैक्टर कैपिटल A11, कैपिटल A2, कैपिटल A3, ये सभी एलिमेंट का आपने को फैक्टर फाइंड किया। एलिमेंट्स को मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स को फैक्टर से रिप्लेस करने के बाद एक नया मैट्रिक्स मिलेगा। उस मैट्रिक्स को जब आप ट्रांसपोज ले लेते हो, उस मैट्रिक्स का जब आप ट्रांसपोज ले लेते हो तो बोलते हैं दैट इज एडजॉइंट। तो ये A11, A12, A13 ऐसे ही। तो गिवन मैट्रिक्स था हमारे पास ये A11, A12, A13, A22, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये गिवन कोफिशिएंट मैट्रिक्स है हमारा। और हमने जब एलिमेंट्स को इसी कोफिशिएंट से रिप्लेस कर दिया, हमने A11 को फैक्टर से रिप्लेस कर दिया एलिमेंट्स को, तो जो एक नया मैट्रिक्स मिला इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो दिस विल बी कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स A। तो A इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन डिटरमिनेंट वैल्यू, डिटरमिनेंट वैल्यू यहाँ पे -17 आया हुआ है, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन विल हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। -17 आया है तो इसलिए 1 अपॉन फार्मूले अकॉर्डिंग -1 अपॉन 17 लिखा। दिस इज द एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ A। अब एडजॉइंट ऑफ A में क्या करा, एलिमेंट्स को एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग को फैक्टर से रिप्लेस कर दिया। करस्पॉन्डिंग को फैक्टर हमारे पास ये रहा A11, A12, कैपिटल A13, तो दीज आर द -1, -8, -10। और जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो दिस फर्स्ट रो विल बी फर्स्ट कॉलम -1, -8, -10, और जहाँ पे आप देख सकते हैं वही है -1, -8, -10। तो दिस इज द एडजॉइंट, दिस इज द एडजॉइंट। और फार्मूले के अकॉर्डिंग x इक्वल टू A इनवर्स B, आपके पास A इनवर्स आ चुका है, यहाँ पे आपने A इनवर्स की वैल्यू पुट किया और B की वैल्यू पुट की, कांस्टेंट मैट्रिक्स वैल्यू पुट की, और दोनों को मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद यू कैन फाइंड लेफ्ट साइड में एक कॉलम मैट्रिक्स है 3/1 ऑर्डर का, और राइट साइड में भी एक कॉलम मैट्रिक्स आ गया 3/1 ऑर्डर का। नाउ कंपेयर x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 3। दिस इज अ प्रोसेस टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। ये एक्सरसाइज आपकी 4.6 में यहाँ पे 2 वेरिएबल वाली इक्वेशंस हैं। अब एक वर्ड है कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब कंसिस्टेंसी मीन्स इफ solution exist, if solution exists then consistent, और inconsistent का मतलब है inconsistent का मतलब if solution does not exist, if solution does not exist। तो 1 से 6 तक कंसिस्टेंट सी चेक करनी है कि कंसिस्टेंसी चेक करने का मतलब है कि आप बताइए डिटरमिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है कि नहीं है, और इनकंसिस्टेंट का मतलब है कि डिटरमिनेंट वैल्यू आपका 0 आएगा। कुछ
स्पेशल कंडीशन में भी है कि कभी कभी जब डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो होती है तो कभी कभी इनकन्सिस्टेंट भी होता है, लेकिन आपसे यहाँ पे कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए कहा गया है, और कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए स्पेशली ये आपको देखना है कि डिटरमिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो है कि नहीं है। थर्ड इक्वेशन इनको सॉल्व करने के लिए कह रहा है, कुछ 2 वेरिएबल वाले हैं, कुछ 3 वेरिएबल। आपको प्रोसेस हमने समझा दिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है कि सबसे पहले वो कह रहा है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। अब जो यहाँ पे मैट्रिक्स ए दे रखा है, दिस इज 2 - 3 5 3 2 - 4 1 1 -2। आप इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। आप इसका इन्वर्स फाइंड करेंगे। कौन से फॉर्मूले से फाइंड करेंगे? एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे। आपको फिर कह रहा है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ 3 लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने कह रहा है। जब इस गिवन इक्वेशंस को, अलजेब्रिक इक्वेशन को आप इस अलजेब्रिक इक्वेशन को आप मैट्रिक्स इक्वेशन में आप कन्वर्ट करेंगे तो यू विल राइट अ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। फर्स्ट रो होगा कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 2 - 3 5 2 - 3 5 एंड सेकंड रो विल बी 3 2 - 4 3 2 - 4 एंड थर्ड रो विल बी 1 1 - 2 1 1 - 2। Variable matrix will be x y z. Constant matrix will be 11 - 5 - 3. Now, is this is equal to this? No. आप चेक करेंगे कि जो मैट्रिक्स A गिवन है, this one is a transpose. This is a transpose of the given matrix. बस यही इसकी खास बात है। इसकी खास बात यह है कि अगर ये A गिवन नहीं होता, आपसे A इनवर्स फाइंड करने के लिए नहीं कहता, सीधे गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आप सॉल्व कर लेते हैं। अभी क्या है कि एक बच्चा तो कैसे करेगा कि अच्छा इक्वेशन ए दिया हुआ है, इस फार्मूले से उसका इनवर्स फाइंड करने लगेगा, और जो अभी हमने मेथड बताया है कि कैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उस मेथड से वो उसको सॉल्व करेगा। उसमें क्या करेगा वो कि एक बार तो मैट्रिक्स ए का इनवर्स उसने फाइंड किया, एक बार इस कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का वो इनवर्स फाइंड करेगा। लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि चूंकि ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है वो गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, तो एक्स वाई इक्वल टू ए ट्रांसपोज इनवर्स इनटू बी। ट्रांसपोज और इनवर्स इंटरचेंज होते हैं, ट्रांसपोज और इनवर्स इंटरचेंज होते हैं, तो दिस विल बी एक्स विल बी ए इनवर्स ट्रांसपोज इनटू बी। मीन्स ए इनवर्स तो आप पहले से यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं, आप केवल वो जो ए इनवर्स आएगा उसका ट्रांसपोज करके आप यहाँ पे राइट कर दीजिए, उसका ट्रांसपोज करके आप यहाँ पे राइट कर दीजिए, और फिर कांस्टेंट मैट्रिक्स बी है। ठीक है, और प्रॉब्लम सॉर्ट हो गया। आपको 2 बार इनवर्स नहीं फाइंड करना पड़ा, आपने एक बार ए का इनवर्स फाइंड कर रखा है, ए इनवर्स 2 बार आपको फाइंड नहीं करना पड़ा। तो आप यहाँ पे ए इनवर्स का ट्रांसपोज करके लिख देंगे और बी से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखना है, ट्रांसपोज एंड इनवर्स कम्यूटेटिव, ट्रांसपोज एंड इनवर्स कम्यूटेटिव। ट्रांसपोज जगह पे इनवर्स आ गया, इनवर्स जगह पे ट्रांसपोज आ गया, दोनों इंटरचेंज हो गया आपस में। मिसलेनियस के क्वेश्चंस से इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसमें मिक्स क्वेश्चंस होते हैं, वैरायटी होते हैं, और जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट हो आप मुझे प्रॉब्लम भेजिए और मैं आपके साथ उसको डिस्कस करता हूँ। जैसे ये क्वेश्चंस, ये 3 क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा।
चार क्वेश्चन, चार के ये पाँचों क्वेश्चन, सॉरी ये तीन क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन नंबर 16, क्योंकि थोड़ा सा वेरिएबल एक्स वाई जेड ना देके 1/x 1/y 1/z की फॉर्म में दिया हुआ है, तो बच्चा परेशान हो जाता है कि अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ। आप छोटी क्लास में कर सके हैं, जो कि अगर कोई क्वेश्चन लीनियर नहीं है, वहाँ 1/x 1/y लिखा है, तो आप 10वीं क्लास में क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 9th क्लास में 1/x को p मान लेते हैं या u मान लेते हैं, कुछ भी सपोज कर लीजिए, p कर लीजिए, 1/y को q सपोज कर लीजिए, 1/z को r और p की बार सपोज करके लीनियर इक्वेशन में पहले कन्वर्ट कर लीजिए, फिर डिटर्मिनेंट मेथड से कैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, आप उसका यूज़ करिए जो है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है, इसके साथ साथ ये पूछा है इफ एक्स वाई जेड आर नॉन जीरो एलिमेंट देन इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए के लिए सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट फाइंड करना है, और एडजॉइंट से पहले फाइंड करना है मुझे डिटरमिनेंट वैल्यू। दिस इज स्केलर मैट्रिक्स, ओनली डायगोनल एलिमेंट्स हैं, अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल सब जीरो हैं, तो हम डायगोनल एलिमेंट्स डायगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, केवल डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू आएगा x इंटू वाई इंटू जेड। तो फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a। तो यहाँ पे किसमें किसमें डिटरमिनेंट है, a है, इसमें है, इसमें है, या तो आंसर c होगा या आंसर d होगा। देन आफ्टर आप लोग को फैक्टर्स फाइंड करते हो। सबसे पहले इसका को फैक्टर, x का को फैक्टर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपने छोड़ दिया, तो क्या आ गया वाई जेड -0, तो a11 आ गया वाई जेड, और बाहर है एक्स वाई जेड, तो ना तो इसमें है ना तो इसमें है, तो यहाँ पे वाई जेड आएगा और बाहर आएगा 1/x वाई जेड। जब मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो वाई जेड कैंसिल हो जाएगा, 1/x बचेगा और 1/x x इनवर्स हो जाएगा। तो दैट्स वाई दिस विल बी आंसर। एक से ही चेक हो गया, बाकी वो पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, तो एक एलिमेंट आपको फाइंड करने की ज़रूरत है। ठीक है, ये समरी दे रखा है, एक बार देखते हैं इसको। इस प्रॉपर्टी पे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। दिस प्रॉपर्टी के की वैल्यू फाइंड करने भी आता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा होगा डिटरमिनेंट ऑफ के इज इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ ए। यहाँ के क्यों नहीं लिखा होगा, 8 टाइम्स ऑफ ए लिखा होगा, और फिर कहेगा व्हाट विल बी के। तो ये फार्मूला 3/3 ऑर्डर का है, तो के इंटू ए, डिटरमिनेंट ऑफ के इंटू ए इक्वल टू के क्यू इंटू दिस। एग्जाम्पल क्वेश्चन दिखा देते हैं। इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स of order 4 and determinant of ka equal to 64 times of determinant of a, find k। ये ऐसे क्वेश्चंस करके दे देते हैं तो आंसर में, तो सिंस डिटरमिनेंट ऑफ k इंटू a इक्वल टू k रेस्ट पावर 4, ये होगा क्योंकि फार्मूला होता है आपका कि डिटरमिनेंट ऑफ k इंटू ए इक्वल टू k रेस्ट पावर n डिटरमिनेंट ऑफ a। ये आपका फार्मूला है वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। और इसके a की वैल्यू दे रखी है 64, तो 64 डिटरमिनेंट a इक्वल टू k रेस्ट पावर दिस, तो k रेस्ट पावर 4 इक्वल टू आ गया आपके पास 64, तो k इज इक्वल टू अब 4th रूट ऑफ द 64। अब फाइंड कर लीजिएगा जो है, ठीक है, k इक्वल टू 4th रूट ऑफ 64। और ऐसे ही क्वेश्चंस कभी कभी घुमा के दे देंगे कि 2 टाइम्स ऑफ दिस
इक्वल टू k, this order of matrix is 3, find k. ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 3 है तो दिस विल बी इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए. क्यों? फार्मूला, इस फार्मूले का आपने यूज़ किया, इक्वल टू दिस के इक्वल टू 8. ये आ गया. तो एक नंबर का क्वेश्चन होता है और बच्चे इसे नहीं करते हैं. ठीक. दूसरा, ये प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड आएगा कि कोई एक मैट्रिक्स गिवन होगा और उसका इन्वर्स गिवन होगा या उसका डिटरमिनेंट गिवन होगा और फिर एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स वहाँ पे सामने रख के पूछा जाएगा आपसे कि बताइए इस ट्रांसपोज मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा. तो जो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू होगा वही ट्रांसपोज मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू होगा. जो मैट्रिक्स का इन्वर्स होगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने के लिए जो गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स है उस इन्वर्स मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दो तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स का इन्वर्स आएगा. इन्वर्स ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स विल बी ट्रांसपोज ऑफ गिवन इन्वर्स मैट्रिक्स. इन्वर्स ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज इन्वर्स को इंटरचेंज कर दिया, विल बी ट्रांसपोज ऑफ गिवन इन्वर्स मैट्रिक्स. थैंक यू. ये चैप्टर फिनिश हुआ और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर.